ये ऐसा पेच है जहां भाजपा चेकमेट हो गई है जी। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे। हाजीपुर की सीट सबसे खतरनाक सीट हो गई है, मतलब हॉट सीट बन गई है पूरे 24 के लिए। एनडीए के लिए कब्रगाह है। यहाँ मल्लाहों का जितना वोट है, मुकेश सहनी अगर उतर गए तो निश्चित जीत जाएंगे। भाजपा को, चिराग पासवान को अगर गठबंधन में लाना है एनडीए, तो ये सीट चिराग पासवान को देनी ही होगी, वरना अब तक भाजपा कमिट कर गई होती मांझी जी को, अरे आओ मर्दे हो जाए सब एडजस्ट, आइए ना, क्या जगह है, बैठिए। नमस्कार, एक बार फिर से पंचनामा में हम दोनों हाजिर हैं। आज विषय कुछ थोड़ा गंभीर है, और विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि ऐसा लग रहा था कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार से है, लालू प्रसाद से है, और देश भर में अलग अलग राजनीतिक दलों से है, कांग्रेस से है। लेकिन ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से ही हो गई है, उनके साथियों से हो गई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीटें, जिसकी आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे, आखिर कारण क्या है कि वो कब्रगाह बनते जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन सारी बातों पर चर्चा आज होगी और चीरफाड़ होगी। लेकिन सबसे पहले हम नमन जी से जानना चाहेंगे कि नमन जी, कल जो आपने एपिसोड किया था जी, उस पर इतनी सारी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, इतने सारे फ़ोन आ रहे थे जी, आखिर वो मामला कहाँ से आप निकाल करके ले आए थे? तो मामला तो बहुत चर्चा तो शुरू हो ही न गई जी कि आखिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं? अपने पुत्र को तो बनाएंगे नहीं। आज हम इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आज आरएलजेडी के एक नेता आए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सवाल ही नहीं है, रियल उत्तराधिकारी तो हम हैं। ये बात तो मैंने कही ना, उन्होंने दवाई कर दिया। मैंने ये बात कही, बोला भाई तो वही है। कहे हैं कि हम तो यहाँ तक बोले हैं कि ठीक है, अभी ना अलग हम हैं अपना हिस्सा बखरा लेकर के, लेकिन जितनी जरूरत पड़ेगी उस दिन खून देने के लिए हम आएंगे। बात उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। खैर, आज की चर्चा पर हम आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी इस पेच में फंस गई है कि उसकी जीती हुई सीटें 2019 में भी उसको गंवानी पड़ी, और 2024 में भी कमोबेश स्थितियां उसी तरह की पैदा होती नजर आ रही हैं? देखिए बात, ऐसी कई सीटें हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बात जान लेना जरूरी है, जहां भाजपा फंस जाएगी। फंस इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहां उसके पास समीकरण कमजोर है या वोट नहीं है उसका, या ऐसा नहीं कि पिछली बार हार गई थी इसलिए। भाजपा 100% रिजल्ट लेके आई थी पिछले चुनाव में। जदयू एक सीट हारी थी किशनगंज का, जदयू भी 99% रिजल्ट लेके आई थी। तो भाजपा के लिए अगर कोई सीट समस्या होगी तो या तो वो जदयू के कोटे वाली कोई सीट होगी, जिसकी चर्चा हम अगले पंचनामा में करेंगे आगे, या वो सीट जो कि भाजपा जीत रखी है उसी में पेच फंसेगा जी, जो गठबंधन के नए साथी आएंगे तो। क्योंकि बाबा, भाजपा चाह कर भी अपने गठबंधन के कुनबे को नहीं बढ़ा पा रही है। मांझी विलिंग है, उपेंद्र कुशवाहा विलिंग है, चिराग पासवान विलिंग है, आप देखिए कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी विलिंग है, ये सभी विलिंग है आने के लिए एनडीए में। सभी को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी बात आज हुई विद्यापति चंद्रवंशी से, उन्होंने भी कहा कि हम वेट कर रहे हैं, पृथ्वीमाली भी तैयार है इधर। तो ये सारे लोग जब तैयार है बाबा, तो आखिर समस्या कहाँ उत्पन्न है? देखिए समस्या उत्पन्न कहाँ हो रही है। भाजपा जो सीटें खुद लड़ी थी या उसके सहयोगी उस चुनाव में लड़के जीत के आए थे, तो अब जदयू तो अलग हुई, तो जदयू वाली सारी सीटें तो बच गई, उनको एकोमोडेट कर दिया जाएगा इन सभी दलों के साथ। बिल्कुल। लेकिन इन दलों को उन सीटों के अलावा उस सीट में भी इंटरेस्ट है जो भाजपा जीती हुई है, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग उस सीट पर खिलाफ लड़े थे चुनाव, या किसी कारण से पेच फंस रहा है। बिल्कुल। सबसे जो हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल सीट, हम शुरुआत उसी से करते हैं। परिस्थिति जन्य जो है, हाँ, परिस्थिति जन्य सबसे कंट्रोवर्शियल सीट, सबसे कंट्रोवर्शियल। सब लोग देखिएगा कि यहीं भागेगा लोग, मतलब चर्चा ही उसी की हो ही रही है। 15 किलोमीटर में लड़ाई है, पटना से ज्यादा दूर नहीं है। हाजीपुर की सीट सबसे खतरनाक सीट हो गई है, मतलब हॉट सीट बन गई है पूरे 24 के लिए। एनडीए के लिए कब्रगाह है। क्यों? क्योंकि इस सीट पर अगर चाचा को साथ देंगे तो भतीजा गया, भतीजा को साथ देंगे तो चाचा गया, एक तरफ से तो आपका कटना तय है। बिल्कुल, इसीलिए कब्रगाह कहा जा रहा है जी। किसी न किसी का तो यहाँ कब्र खुदेगा, तय है। बिल्कुल। और समस्या कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, जमुई से चिराग पासवान कमजोर है या नहीं है, ये तो चुनाव में हम जाएंगे तो हम पता करके बताएंगे। बहुत चीज छन कर आ रही है, उसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है क्रिएट कि नहीं भाई जमुई से भागना चाहते हैं चिराग पासवान कहा रहे कि नहीं हम तो लड़ना चाहते हैं, जमुई छोड़ना कहाँ चाहते हैं, जमुई छोड़ना कहाँ, हम तो पकड़ रहे हैं जी। तो और पशुपति पारस के लोग लगभग ये मानकर चल रहे हैं कि जमुई से वो हार रहे हैं।
जदयू मानकर चल रही है कि जमुई से वो हारना है। 2019 में भी नमन जी थोड़ा सा चर्चा है, 2019 में भी ये चर्चाएं चली थी हार जाएंगे कि नहीं, हार तो जाना वो अलग बात है, लेकिन जमुई में न लड़ करके वो अपने पिता वाली सीट पे लड़ेंगे, ये भी चर्चा जबरदस्त चली थी। भाई यहाँ तो बात ये भी समझना होगा ना, तो उस चर्चा को किसने हवा दी और उस चर्चा को अंततः सॉल्व किसने किया समस्या को? खुद रामविलास पासवान। बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने तय कर दिया कि चाचा यहाँ लड़ेगा, भतीजा यहाँ लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं देखिए यही तर्क दे रहे हैं पशुपति पारस कि ठीक है आप उनके पुत्र हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं है जी, लेकिन आप जो सीट हमसे छीनना चाह रहे हैं वो तो हमको आशीर्वाद के तौर पे भाई ने मेरे दिया। राजनीतिक उत्तराधिकार की बात है, आप उत्तराधिकारी की बात भी करते हैं, तो आप उस सीट पर लड़ने जाइएगा आज, और हम उस सीट पर लड़वा रहे हैं एक जमाने से। सही बात, अपने भाई के लिए रामविलास पासवान के क्षेत्र हम करते आए हैं जी। तो ये सीट मेरे लिए नई नहीं है, और इसी सीट पर हमको चुनाव इसलिए लाया गया है रामविलास पासवान द्वारा क्योंकि ये सीट मैंने क्षेत्र रक्षण हर बार किया है जी। अब दिक्कत क्या है कि अब घर दुगो हो गया है, दुगो चूल्हा जलता है। बिल्कुल। तो दो चूल्हा जलता है तो दिक्कत यहाँ ये है कि जो एगो लौकी फरी है घर में सबको वही खाना है जी, मतलब लौकी कटेगी तो सब में बटेगी, आधा आधा बटने वाला सिस्टम होता नहीं राजनीति में, आधा ले लीजिए आप हाजीपुर आधा पर फंस यही गया है। और भाजपा अब तक देखिए भाजपा बहुत स्मार्टली खेली है दोनों लड़ाई में। जब पार्टी टूटी भाजपा चुप रही, जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ओम बिरला के सामने वहाँ भाजपा न्यूट्रल रही, जब घर से निकाला गया न्यूट्रल रही, बिल्कुल, जब इन दोनों की वाक युद्ध हुई, लड़ाई हुई तो न्यूट्रल रही। भाजपा अब तक न्यूट्रल रही लेकिन हाजीपुर पर भाजपा न्यूट्रल नहीं रह पाएगी। ये ऐसा पेच है जहां भाजपा चेकमेट हो गई है जी। भाजपा को चिराग पासवान को अगर गठबंधन में लाना है एनडीए तो ये सीट चिराग पासवान को देनी ही होगी, जो कि चिराग पासवान देखिए बात हो सकता है कि चिराग पासवान बहुत सारे राजनीतिक हथकंडे इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हो सकता है चिराग पासवान ये कह कर कि हमारे पिता की सीट है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, मैं इस सीट को छोड़ नहीं सकता हूँ, इससे एक पंथ दू काज कर रहे हैं जी। पशुपति पारस इस सीट को लेकर कितना इमोशनल हो गए हैं ये भी आपको पता है। तो एक लाठी से दो शिकार, उनको साइड अगर ये सीट ले ली जाएगी पशुपति पारस से तो पशुपति पारस ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा गठबंधन से, बिल्कुल, या विकल्पों पर चर्चा कर शुरू कर देंगे जैसे मार्क्सवादी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चिराग पासवान का मकसद हो सकता है जी कि हम कोई सीट लेने, और इसमें बहुत हद तक सफल भी होते नजर आ रहे हैं। सफल होंगे नहीं, भाजपा ने जब कह दिया कि चिराग पासवान हमारे साथ हैं तो अब इससे ज्यादा क्या सुनने की आवश्यकता है। चिराग पासवान से इतर भाजपा नहीं सोचने वाली है। चिराग जो ब्लफ खेल रहे हैं, चिराग के पास पत्ते अच्छे हैं इसलिए ये ब्लफ लहरा है। ऐसा ही एक सीट और है नमन जी जिसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है। आएंगे बस इसको मैं कंक्लूड कर दूं। यहाँ रास्ता क्या निकलेगा, यहाँ रास्ता भाजपा को कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर पशुपति पारस को इस सीट को समझा बुझा कर अलग करना है तो देखिए बाबा राज्यसभा की सीट एक है उनके पास, वो सीट चाचा भतीजा में से किसी एक को दिया जा सकता है। 2019 में भी अगर चिराग पासवान को ये गारंटी मिल जाए कि 5 साल 6 साल वो निश्चिंत हो जाएंगे राज्यसभा में तो वो भी उस ऑप्शन को तलाश कर सकते हैं। और पशुपति पारस को अगर भेजा जाए तो मुझे लगता है कि पशुपति बिना सोचे स्वीकार कर लेंगे और ये एक रास्ता निकालेगा हाजीपुर में भाजपा को चिराग से गठबंधन करना और इस सीट को बचा लेने का। इसी तरह की एक और सीट है जिस तरह से चिराग पासवान अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वैसे ही एक मुजफ्फरपुर की सीट है जिसको लेकर के मुकेश सहनी कहा जा रहा है कि भीतर भीतर पूरी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने एक तरह से मैंने उस सीट का पर उंगली रख करके भारतीय जनता पार्टी को बता दिया। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर और खगड़िया से इंटरेस्टेड रहे शुरू से ही। सिमरी बख्तियारपुर में उनके प्रत्याशी को इनके बेटे ने हराया, महबूब अली कैसर के, बिल्कुल, और विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, और महबूब अली कैसर से वो खगड़िया सीट हारे। जी जी जी। इन दोनों परिस्थितियों में एक बड़ी बात यहाँ समझने लायक है कि उस वक्त वो महागठबंधन थे और जब राजनीति का खाता नहीं खुला तो मुकेश सहनी पर दबाव डालना थोड़ा सा अति हो जाएगा जी। लेकिन मुकेश सहनी का वोट हर बार आ जाता है जी, लड़ाई में कमजोर नहीं थे। दो की लड़ाई में भी तीसरा जब लड़ने जाते हैं कुर्नी में तो साबित करते हैं कि मेरा वोट बैंक है। सिमरी बख्तियारपुर में भी यही हुआ, बिल्कुल, मैंने हराने में हर जगह 25 या 30 वोट लाने देना पर दो की लड़ाई में बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और ये साबित करता है कि मुकेश सहनी का वोट है जी। लेकिन खगड़िया से इंटरेस्टेड रहने वाले मुकेश सहनी, खगड़िया चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी एक मुजफ्फरपुर क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे गेम है, वही चाचा भतीजा वाला गेम है जी। दरअसल यहाँ भी लड़ाई जात की ही है, ये घर की ही लड़ाई है जी जी जी। निषाद भाई जी, अजय निषाद और मुकेश सहनी, इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ उसके चलते आज मुकेश सहनी एनडीए से बाहर है जी। मुकेश सहनी कहा कि यूपी में चुनाव लड़ेंगे,
अजय निषाद बोले कि वहाँ तुम्हारा हैसियत क्या है। मतलब अजय निषाद तो सातों पानी लेकर के बैठ गए थे पूरे, मतलब कैसे इनको सहनी को आउट किया निश्चित जाए। तौर पर मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ने से लेकर जी मुकेश सहनी के खिलाफ लगातार विवादित बयान देना, ये अजय निषाद का एक माने दिनचर्या का हिस्सा हो गया, रूटीन हो गया था। और इस वजह से मामला जो है वो भाजपा और उनके बीच बिगड़ता गया। जी। शुरुआत बहुत आसान तरीके से आप समझिएगा। एक समय था जब मुकेश सहनी ने कहा था प्रस्ताव पर लालू यादव के कि मैं नहीं आऊंगा, आपने धोखा दिया, पीठ में खंजर घोपा है, भाजपा के साथ मुझे स्थान मिला है, जगह मिला, मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा इस सम्मान के साथ। और आप अब दोबारा सोचिएगा मत इस बारे में। कहा गया कि मांझी जी तैयार भी थे, लेकिन मुकेश सहनी तैयार नहीं थे। और ऐसी स्थिति में बाबा, अगर मुकेश सहनी वहां से इतना हो गया कि आज भाजपा से नफरत करने लगे हैं और भाजपा उनको बुला रही है, तो बाबा निश्चित तौर पर इसके पीछे रिवार्ड मिलेगा, कोई कारण होगा जी। और वो कारण अजय निषाद है। मैं अजय निषाद को दुश्मन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अजय निषाद ने जितना जहर भरा मुकेश सहनी को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं में, वो जहर अब बाहर निकलना शुरू हुआ है। लेकिन मुकेश सहनी ने भी वही एक पंथ दुकाज खेल लिया। अजय निषाद से बदला भी लेना है और अपने लिए वो सीट भी खोजना है। तो जितना खगड़िया में नहीं है सामाजिक समाज का वोट, उतना मुजफ्फरपुर में है, कुढ़नी में, बोचहा में। लगातार वहां से सहनी जीतते रहे। अजय निषाद के पिताजी कैप्टन जयनारायण निषाद, बोचहा आपने देख लिया जी। बिल्कुल परिस्थितियां आसपास की देखकर आपको समझ में आता कि यहाँ मल्लाहों का जितना वोट है, मुकेश सहनी अगर उतर गए तो निश्चित जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो बाबा यहाँ छह जो विधानसभा सीट है उसमें निषादों का वोट और सहनी समाज का मल्लाहों का अच्छा खासा वोट है। जो यहाँ बाबा जो उत्तर प्रदेश में जाके मुकेश सहनी को जो झटका लगा था और जो भाजपा ने उनके साथ किया था, उसका बदला भी हो जाएगा। अजय निषाद की छुट्टी भी हो सकती है। मुकेश सहनी ने गठबंधन को लेकर सबसे बड़ी शर्त जो रखी है वो है मुजफ्फरपुर की सीट। भाजपा उन्हें चाहे तो खगड़िया बेचकर 13 सीटें और दे सकती है, एक राज्यसभा इंक्लूडेड, जो उनकी डिमांड है, काल्पनिक मांग है जी, जो काल्पनिक मांग है। बिल्कुल कि भाई उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार मिलाकर हमको एक काल्पनिक 13 सीटें दे दीजिए और हम लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फिर उंगली रखेंगे यही चाहिए यही चाहिए, तेरे को दीजिए, हम कर लेंगे एडजस्ट। उसमें खगड़िया भी हो सकता है। लेकिन अगर शर्त करनी है कि नहीं पहले मेरी सीट फाइनल करना है और फिर कम सीटों पर एडजस्ट करना है, तो फिर तो भाई मुजफ्फरपुर में मामला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यहाँ अगर सीट ये जाती है तो जैसा कि आपको पता है कि भाजपा के पास राज्यसभा की सीटें हैं कुछ, यहाँ पर अजय निषाद को एडजस्ट किया जा सकता है कहीं 2019 में भी इस तरह से उनको खबर ये भी आई थी कि मतलब अजय निषाद को संघ के बड़े माने पदों पर भेजा जा सकता है। सहनी समाज के चेहरे हैं, उपयोग हो सकता है उनका। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों में बड़े संख्या में लोग हैं, तो उसको प्रभाव वो कर सकते हैं। नमन जी, ये दोनों जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, ये दोनों एनडीए का विधिवत हिस्सा नहीं है जी। वैसे ही एक पार्टी और है और एक नेता और हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी विधिवत अभी हिस्सा नहीं हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सब कुछ उनका फाइनल हो गया, कई बार तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन वहां भी मामला उजियारपुर में फंसता नजर आ रहा है। लोग अगर 50% पे तो 80%, लेकिन मामला इनका ही फंस रहा उजियारपुर में। तो उजियारपुर भी भाजपा की जीती हुई सीट है, चेयर कार है जी, भाजपा साइड बर्थ, भाजपा की वो जीती हुई सीट है। तो उसमें आखिर क्या मामला हो सकता है, कैसे उसको एडजस्ट किया जाएगा? पिछली बार एनडीए का हिस्सा जब थे जी 2014 में जी उपेंद्र कुशवाहा, तो उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे सीटों पर। कौन सीट? तीन सीटें मिली थी उनको। एक समस्तीपुर, एक सीतामढ़ी की सीट मिली थी, एक उजियारपुर की मिली थी और एक जहानाबाद की सीट मिली थी। तो उन्होंने उजियारपुर से चुनाव लड़ा था जी। विशेष तो आप बता पाइए क्या हुआ था? 5 सीटें मिली थी उनको 2019 में, और 2014 में जब वो एनडीए में थे तो उन्हें जहानाबाद, काराकट और सीतामढ़ी मिली थी। 19 में जब वो चुनाव लड़ने गए जी, तो उन्हें पता था कि उजियारपुर में भाजपा भारी पड़ सकती है जी। काराकाट से भी वो चुनाव लड़ने, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़े थे। काराकाट में उन्हें जदयू ने पटक दिया जी, और यहाँ भाजपा ने पटक दिया। दोनों जगहों पर उनकी करारी हार हुई थी। चूंकि एक ऐसे और दोनों सीटें जो है ना नमन जी, सबसे बड़ा चीज है कि वो समीकरण बैठाता है कुशवाहा समीकरण का दोनों। लेकिन आइडियली पूछा जाए तो चूंकि उजियारपुर उनकी पुश्तैनी सीट है जी,
वैशाली का कनेक्शन है और वो सीट उनकी वहीं से लड़ते आए हैं शुरू से, तो काराकट तो सेफ सीट के तौर पर चले गए थे क्योंकि उस क्षेत्र में लवकुश समीकरण बड़ा है, रालोसपा का गढ़ कहा जाता है उसको, समता का गढ़ पुराना रालोसपा गढ़, उस गढ़ में भाजपा के अलावा राजद और यह रालोसपा ही और दूसरा वहाँ राजपूत फैक्टर भी है, तो राजपूत फैक्टर कहीं ना कहीं अब एनडीए की तरफ शिफ्ट होने से जो काराकाट में राजपूत फैक्टर है सो यहाँ भी बिल्कुल फैक्टर है, उजियारपुर में भी बिल्कुल। और पिछली बार बड़ा भाजपा ने मैंने एक तरह से कहा सकता है कि पूरा का पूरा शक्ति झोंक दिया था नित्यानंद राय में। नित्यानंद राय मेन चेहरे थे, लगा था कि सीएम भी बना दिया जाएगा उनको आगे चल के, और फिर उनको बाद में मिला भी, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, यादव कोटे से उनको बहुत सारा रिवॉर्ड्स में मिला। लेकिन उजियारपुर की इस सीट पर इस बार इनका भी अमित शाह के नज़दीकी होने के कारण उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली और बिहार डील भी करते थे, बिहार का हर जो बात है वो अभी स्टेटस जो है, जो कुछ ये उछल कर आती है, जैसे जमुई की स्थिति है वैसी ही स्थिति इनकी हो गई है उजियारपुर में। तो उजियारपुर में इन पर हाथ डाल पाना भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आप ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लवकुश को आगे कर रहे हैं, तो यादव को आप छोड़कर कंप्लीट नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल आपको उन्हें भी लेकर चलना होगा, वरना महागठबंधन के हाथ में एक बड़ा हथियार आ जाएगा। मतलब यहाँ भी मामला जो है वो जो 50-50 वोटिंग पर 55% होता है यादवों में, 60% तक होता है एग्रेसिव, वो अगर 80% हो गया तो बिल्कुल निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और दिक्कत यहाँ यही है, तो इस सीट पर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंततः उपेंद्र कुशवाहा का जो ऊँट है वो बैठेगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ है, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और अमित शाह के करीबियों में से आते हैं, गृह मंत्री वाला उनको विभाग मिला हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होगा उनको वहां से हिला पाना। मैंने भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति में उनको वहां से हटाया जाता है, उनकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को लाया जाता है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा सेफ सीट हो जाएगा। आप हम लोगों ने 3 सीटों की चर्चा की और तीनों ऐसी सीटें थी जिसके कोई भी पार्टनर अभी तक विधिवत रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं है। एक और पार्टनर जिनकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, जो पिछले 24 घंटे 48 घंटों में जो उनकी एक्टिविटी हुई है उसको लेकर के कहा जा रहा है, हालांकि उन्होंने कसम भी खाया है कि नहीं हम जिसके साथ हैं उसके साथ हैं। तो उनके राजनीतिक गुरु भी कसम कई बार खाए, बिल्कुल और तीसरी कसम तोड़ दिया है उन्होंने। तो जीतन राम मांझी भी एक ऐसा सीट है, एक तो पहले उनका गया वाला आप समझ ही रहे हैं क्या मामला, गया सीट है, लेकिन उस सीट से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मतलब नहीं है। हाँ, वो उस सीट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड है वो नवादा सीट है जी। नवादा सीट वो 2019 में भी लड़े थे और अब जो है उनकी डिमांड में ये नवादा सीट भी शामिल हो गया है। बाबा नवादा सीट का तो इतिहास आपको याद ही होगा, बिल्कुल कैसे इस मतलब 2019 का सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रामा हुआ है तो वही बेगूसराय यहाँ से गए थे गिरिराज सिंह, तो लगा कि चूड़ी लहठी सब लेके गए थे, मुंगेर नवादा बेगूसराय सबको एकदम एक में समाहित किया। भूमिहारों की जो जितनी पुश्तैनी सीट है बिहार में और जितना ड्रामा भूमिहारों का सब ड्रामा हो गया। अब यहाँ से बेगूसराय जाने की इनको भेजने को तो भाजपा ने भेज दिया कि लोजपा कोई सीट दे देंगे जी। बीना देवी को सीट दिया गया तो बीना देवी से भी ये सीट छीना गया बाद में। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मुंगेर से लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। मुंगेर की जगह उनको नवादा मिला, छोड़े बोली थी कि हम क्यों छोड़े, नवादा उनको दिया, नवादा से भी वो चुनाव नहीं लड़ी, नवादा से गिरिराज सिंह को हटाना भाजपा को इतना महंगा पड़ा कि बेगूसराय जाने के लिए वो तैयार नहीं, कन्हैया कुमार उनका इंतजार कर रहा था। कार्यकर्ता रहेंगे, मुंह करिया कर लिया। बाद में फिर अमित शाह ने मना है तब जाके वो माने, तो माने विवाद तो बहुत खतरनाक हो गया था। आई सब हुआ था केवल ललन सिंह के चलते, ललन सिंह जिसको ज्यादा पोस्ट पाल के कहानी कहा था कि बहुत पढ़ावा जाता है विदेश में, वही तरीका काम बिगाड़ देता है जी। वो आगे गाँव में पूछता है ये क्या आ रहा है उसके साथ साथ बुजुर्ग माँ बाप को भी छोड़ देता है। तो यही परिस्थिति कहीं ना कहीं हुई। मांझी जी नवादा की सीट पर अंततः चुनाव लड़े चंदन सिंह के खिलाफ, और इस सीट में उनको इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक है उनके समाज का जी। जुड़ाव है। गया मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बेटे को भी तो लड़ाना है। बिल्कुल 5 सीट मांग क्यों रहे हैं, बेटा लड़ेगा, उनकी पतोह लड़ेगी चुनाव जी, दामाद को लड़ाने का तैयारी चल रहा है जी। खुद चुनाव लड़ेंगे, 5-6 सीट घरे में एडजस्ट हो जा रहा है जी। इसीलिए वो 8 को बोल के चले हैं कि भाई एक आध को कार्यकर्ता को भी दे देंगे अगर बच्चे का। मतलब मामला जो है नवादा में भी फंसेगा।
पूरी तरह फंस रहा है बाबा। नवादा के सीटिंग सांसद चंदन सिंह है, चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं। चंदन सिंह भाजपा के भी माने जाते हैं बहुत प्रिय लोगों में से, और वो कहा था कि दोनों गठबंधनों के बीच में एक माने बढ़िया जो पशुपति पारस जी की पार्टी है और भाजपा, दोनों के बीच बढ़िया एक जेल का काम करते हैं। लेकिन अब उनकी ही सीट काट दीजिएगा चंदन सिंह का, या एक तरह से सूरजभान सिंह का सीट, तब विवाद तो होना है ना। आप खबर आ रही है कि बीना देवी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जी जी जी, सूरजभान में हो सकता है कि ललन सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह फिर हो जाए। जी, ये तो चर्चाएं चल रही हैं। ये प्रॉक्सी लड़ाई तो हुई थी। नहीं, हम लोग प्रॉक्सी लड़ाई तो थोड़ी देर पहले ही हुई है। ये बिल्कुल चुनाव में हमने देखा कि ललन सिंह की तरफ से लड़ने गई अनंत सिंह की पत्नी, तो उस तरफ से लड़ने आए सूरजभान सिंह के जो दावेदार थे ललन सिंह। बोलो अपने से बैठ करके सूरजभान सिंह ने वहाँ पूरा फील्डिंग किया था। खैर नमन जी, हमको लगता है कि आज की चर्चा हम लोग बाबा माझी वाला बात समझा देने दीजिए बस। जी बताइए कि माझी जी अगर उस सीट पर लड़ते हैं तो उनके साथ साथ एक शर्त उनकी पुत्र वाली भी है। एक IAS जो वहां से लड़ने के लिए भाजपा से तैयारी कर रहे हैं गया से, उनका सीट कटेगा। और यहाँ चंदन सिंह का सीट अगर कट गया तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ पशुपति पास का हाजीपुर, फिर यहाँ खगड़िया में ऐसे ही भागदौड़ मची हुई है, भागना चाह रहे हैं, वो जाकर के मिल रहे हैं विरोधी गुट से। रेणु कुशवाहा है, वो भी तो मिल रही हैं बाबा। हर तरफ मैंने सारे सांसद बेचैन हैं। प्रिंस कुशवाहा कह रहे पत्ते कट जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बाबा इस विवाद को समाप्त करना और माझी को ले आना, माझी किसी कारण से नहीं बोल रहे, मैंने माझी किसी मजबूरी में नहीं कह रहे हैं कि हम नीतीश के साथ रहेंगे कसम खा के बोल रहे हैं। उनको पता है कि चंदन सिंह का टिकट काटना, गया वाला सीट देना, ये भाजपा के लिए संभव नहीं है इतना आसानी से। यहीं पेच फंस रहा है, वरना अब तक भाजपा कमिट कर गई होती माझी जी को, अरे आओ मर्दे हो जाएगी सब एडजस्ट, आइए ना क्या जगह है बैठिए, कर लेती भाजपा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इस पंचनामा खत्म होने से पहले मैं एक आग्रह दर्शकों से करना चाहूँगा। कई लोग मुझे लगातार फोन करते हैं चर्चा में शामिल होने के लिए कि मेरे नाम भी लीजिएगा सर, मेरी खबरें सर भी दिखाइए सर, हमारे क्षेत्र के बारे में बताइए सर, मेरी चर्चाएं कीजिए सर। देखिए, आप सभी लोगों के लिए YouTube ने हमसे संपर्क किया है और एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हमें दिया है। एक आप देख रहे होंगे जहां आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दिखाता है, वहीं पे एक ज्वाइन का बटन आज से आ गया है। अगर उस ज्वाइन के बटन पे आप आइएगा तो आप हमारे चैनल को सहयोग कर सकते हैं। एक सहयोग राशि YouTube ने तय कर दी है, 3 सहयोग राशियां हैं, एक 599 का है, एक 3000 समथिंग का है और एक 7000 का है। आप हमारे चैनल को अगर मंथली सहयोग करना चाहते हैं, हमारे खबरों से अगर आप संतुष्ट रहते हैं, भीतर की खबरें अगर आपको पसंद है, पंचनामा और वो अनुरोध तरफ से चलना चाहिए आप लोगों से। हाँ, ये जो सब्सक्रिप्शन है बाबा, ये ज्वाइन करने के बाद जो हर महीने आपको पे करना है, इसके बदले में YouTube आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला है। और हमारी तरफ से भी आपको बेनिफिट्स ये मिलेगा कि YouTube ने हमें कहा है कि हम जारी करें एक नंबर उन दर्शकों के लिए जो बहुत इन्वॉल्व होकर राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, जो हमारे चैनल को इन्वॉल्व होकर करना चाहते हैं। तो इसे हम लोगों ने 3 बांटा है। एक जो फैन वर्ग है हमारा, जो 599 पे कर सकता है। एक गार्जियन वर्ग है जो 3000 समथिंग पे कर सकता है, विशेष आप वहां जाकर देख सकते हैं। और एक और है जो एंजल वर्ग है, जिसमें आप हमारे चैनल के सहयोगी बन सकते हैं। तो उस स्थिति में पंचनामा का जो नया ऑफर आया है, नया ऑप्शन आया है YouTube की तरफ से, वो आप लोग जरूर एक्सप्लोर कीजिए। ज्वाइन बटन है, अगर बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर सकते तो 599 का सहयोग आप करके इस ऑप्शन का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जी, तो आज की चर्चा हम लोगों ने की कोशिश किया उस चीज़ को स्थापित करने का जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और आने वाले 2024 के चुनाव में मुश्किलें पैदा करने वाली है। लेकिन इन सब के अलावे इन 4 सीटों की ही नहीं, ऐसी 1 दर्जन सीटें हैं जिसको लेकर के भीतर ही भीतर विवाद चल रहा है, उसकी भी चर्चा हम समय आने पर करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इन 4 सीटों की जो उठापटक है वो भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट कर पाएगी या उसके लिए मुश्किल होगी? जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ, हम फिर कल मिलेंगे और नई बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।